बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद हीमोडायनेमिक। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एडीमा, मैकेनिज्म ऑफ एडीमा। एडीमा क्या है? एबनॉर्मल अमाउंट के अंदर हमारे पास फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर आ जाएगा, अकोमुलेट करेगा, उसको एडीमा कहेंगे। मैकेनिज्म रीनल एडीमा का क्या है? रीनल एडीमा हमारे पास होता है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया की वजह से हमारे पास ट्यूबुलर इंटरस्टिशियम, ग्लोमेरुला और हाइपोएल्ब्यूमिन यूरिया। हाइपोएल्ब्यूमिन यूरिया से हमारे पास क्या होगा? एल्ब्यूमिन कम होगी। एल्ब्यूमिन कम होगी तो वाटर को रिटेन करने की प्रॉपर्टी जो है वो कम होगी बॉडी की। उससे हमारे पास पानी जो है वो बाहर वाली साइड पे निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से हमारे पास एडीमा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये एक हो गया। दूसरा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो है GFR जो है वो कम होगा। GFR कम होगा, फिल्टर्ड सोडियम कम होगा, जिससे सोडियम की रिटेंशन होगी। सोडियम रिटेन होगा तो हमारे पास वाटर जो है इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ेगा। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, जब वेसल में वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो बाहर को निकलेगा, एडीमा होगा। तो तीसरी चीज़ है ट्यूबुलर इंटरस्टिशियम में इनफिल्ट्रेट होगा टी सेल्स, नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा, जिसके वजह से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन वगैरह ज़्यादा होगी। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो वाटर को रिटेन करेगा, वेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ेगा। वेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ने से ओवरलोड होगा तो एडीमा होगा। ये मेथड्स हैं एडीमा। पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक बैक्टीरिया की वजह से होगा। माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, पैम्स कंप्लीमेंट को एक्टिवेट करेंगे। कंप्लीमेंट C3A और C3 जो है वो C3A में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से डायरेक्ट एक्टिवेशन होगी एंडोथेलियल की। ठीक है। दूसरी चीज़ फैक्टर 12। फैक्टर 12 की एक्टिवेशन की वजह से हमारे पास प्रो कोएगुलेंट एक्टिविटी ज़्यादा होगी। एंटी फिब्रिनोलिटिक यानी कि एंटी कोएगुलेंट एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा इंटरल्यूकिन्स रिलीज होंगे, इंटरल्यूकिन 6, 8, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। और तीसरी चीज़ क्या है कि प्रोडक्ट्स की, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स की वजह से न्यूक्लियोसाइट और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट एक्टिवेट होंगे, जिससे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 और HMG-B1 ये हमारे पास रिलीज होंगे। ये भी साइटोकाइंस और साइटोकाइन लाइक मीडिएटर्स को रिलीज कराएंगे। इंटरल्यूकिन 10 अपोप्टोसिस के लिए जो नेक्रोसिस फैक्टर होता है, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर। इससे क्या होगा? सेकेंडरी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं इंटरल्यूकिन 10 अपोप्टोसिस और टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर। इससे सेकेंडरी एंटी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज होंगे जो कि इम्यूनोसप्रेशन कराएंगे। दूसरा, सिस्टेमिक इफेक्ट्स आएंगे। सिस्टेमिक इफेक्ट्स के अंदर फीवर, मायोकार्डियम की कंट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी, मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जाएगा। तीसरा, इंटरल्यूकिन 6 से 8 रिलीज हुए थे, इनकी वजह से वेजोडाइलेशन होगी, वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करेगी, परफ्यूजन डिक्रीज करेगी, ब्लड वेसल्स जो हैं उससे खून जब बाहर चला जाएगा तो ऑर्गन्स की तरफ कम जाएगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा। इधर प्रोकोएगुलेंट एंटी फिब्रिनोलिटिक से क्या होगा? हमारे पास टिश्यू फैक्टर्स बढ़ेंगे और थ्रोम्बोमॉड्यूलिन प्रोटीन C, जिसकी वजह से माइक्रो वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस या डिसैमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन होगा, टिश्यू का इस्कीमिया होगा, तो एड्रीनल इनसफिशिएंसी भी होगी और मल्टी ऑर्गन फेलियर भी होगा। इस सब की वजह से हमारे पास मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा। ये होता है सेप्टिक शॉक। नेक्स्ट है डिफाइन एंड क्लासिफाई एडीमा। एडीमा है एबनॉर्मल अकोमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ये जनरलाइज एडीमा होता है, लोकल एडीमा होता है। जनरलाइज एडीमा जो है जब हमारे पास स्वेलिंग जनरली सीन होती है, लाइक CHF यानी क्रॉनिक हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर जनरलाइज एडीमा होता है। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड होती है विद इन द चेस्ट कैविटी, प्लूरल इफ्यूजन या एब्डोमेन में, साइटिस की फॉर्म में या स्पेस ऑफ लंग में, पल्मोनरी एडीमा की फॉर्म में, सबक्यूटेनियस एडीमा लैंग्स वगैरह एंकल में। लोकलाइज्ड एडीमा जहाँ पे कोई वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हो किसी भी ट्यूमर वगैरह की वजह से, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो, नियोप्लेजिया ट्यूमर वगैरह की वजह से, या फिर इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी हो। क्या है? वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, लिम्फ ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। दो तरह से एडीमा हो सकता है, पिटिंग एडीमा और नॉन पिटिंग एडीमा। पिटिंग एडीमा सॉफ्ट होगा जहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड हुआ होगा टिश्यू स्पेसेस के अंदर और मूव होगा वो प्रेशर के साथ। ये जनरलाइज एडीमा और लोकलाइज एडीमा दोनों के अंदर हो सकता है, लेकिन इसके अंदर पेटेंट होंगी लिम्फेटिक्स। नॉन पिटिंग एडीमा के अंदर हमारे पास फ्लूइड जो है वो मूव नहीं करेगा प्रेशर पे, मतलब फिंगर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो एडीमा उसी साइज़ का रहेगा। ये हमारे पास लोकलाइज एडीमा में होता है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड लिम्फ होते हैं, लाइक इन्फ्लेमेटरी फिब्रिन ऑब्स्ट्रक्ट जो है इन्फ्लेमेटरी फिब्रिन या तो ऑब्स्ट्रक्ट करेगी या फिर लिम्फेटिक एडीमा होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ कार्डिक एडीमा। कार्डिक एडीमा हार्ट फेलियर से स्टार्ट होगा। हार्ट फेलियर हुआ,
कार्डिक आउटपुट कम हुआ, नंबर 1। पहले इसी पाथवे को पढ़ते हैं। कार्डिक आउटपुट कम हुआ, एट्रियल ब्लड वॉल्यूम कम हुआ। एट्रियल ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो रेनिन जो है उसने देखा कि वॉल्यूम कम हो रहा है, रेनिन रिलीज़ कर दिया किडनी ने रेनिन रिलीज़ किया, एल्डोस्टेरोन आया, एल्डोस्टेरोन ने हमारे पास, और एंजियोटेंसिन 2 ने, इन दोनों ने रीनल सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दी, रीनल रिटेंशन हुई, सोडियम और वाटर की प्लाज्मा जो है वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, ट्रांसड्यूडेट हुआ और एडिमा हुआ। ये हमारे पास हार्ट फेलियर के केस के अंदर हो रहा। और दूसरा क्या हो रहा है, सेंट्रल वीनस प्रेशर, जो जुगुलर वेन है उसका प्रेशर बढ़ा, कैपिलरी प्रेशर बढ़ा, उससे भी हमारे पास ट्रांसड्यूडेशन हुई, एडिमा हुआ। तीसरा क्या है, रीनल वेजोकंस्ट्रिक्शन, जो किडनी थी, हार्ट का वॉल्यूम कार्डिक आउटपुट कम हुआ ना, तो उसने किडनी की तरफ ब्लड फ्लो को जो है वो कम कर दिया थ्रू वेजोकंस्ट्रिक्शन, जिससे GFR कम हुआ, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई, इससे भी रेनिन वगैरह रीनल रिटेंशन हुई सोडियम और वाटर की। इसके अलावा ADH की सिक्रीशन ज़्यादा होगी, जिससे रीनल वाटर रिटेंशन ज़्यादा हुई। और हमारे पास इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन, हिपैटिक सिंथेसिस जो है एल्ब्यूमिन वगैरह की या नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हमारे पास कम हुई, जिसके वजह से प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर जो वाटर को मेंटेन कर रहा था प्लाज्मा के अंदर वो कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, एसाइटिक फ्लूइड की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, तो कार्डिक आउटपुट कम हुआ। और ये पूरा साइकिल सेम एडिमा तक ले जाएगा। ये कार्डिक एडिमा की कॉजेज हैं, कार्डिक की वजह से एक एडिमा कैसे हो रहा है। व्हाट इज एनस्कारा, एनासार का क्या है, जनरलाइज्ड स्वेयर जनरलाइज्ड एडिमा है। मैसिक स्वेलिंग होती है लंग्स पे, ट्रंक पे, जेनिटेलिया पे ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन फाउंड इन क्रॉनिक हार्ट फेलियर और सम फॉर्म ऑफ रीनल फेलियर्स के अंदर। राइट शॉर्ट नोट ऑन एयर एम्बोलिज्म या केजियन डिजीज। एयर एम्बोलिज्म क्या होता है कि हमारे पास इसकी कॉजेज, नंबर 1 लार्ज वेन, नेक वेन्स की इंजरी हो, नेक वेन्स की इंजरी की वजह से हमारे पास वहाँ पे गैपिंग हो जाती है एम्बेडेड फेशिया के अंदर। दूसरा फॉल्टी टेक्निक डूइंग आर्टिफिशियल नीमोथोरेक्स कर रहे हैं और उसके अंदर फॉल्टी टेक्निक यूज़ होगी तो ब्लड के अंदर गैस जा सकती है, एयर जा सकती है। तीसरी, एयर जो है वो यूटिराइन वेन से अंदर चली जाए क्रिमिनल अबॉर्शन के केसेस के अंदर। केजियन डिजीज़ क्या है, केजियन डिजीज़ डिकम्प्रेशन सिकनेस होती है। ये मेनली होती है जब हमारे पास स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगी, सडन लोअरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइक डीप सी डाइवर के अंदर, ब्रिज बिल्डर के अंदर, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर, वो लोग जो अपने साथ डीप पानी के अंदर काम कर रहे हैं ना, उनके अंदर जो है डिकम्प्रेशन सिकनेस होती है। अनप्रेशराइज एयरक्राफ्ट के अंदर जो कि यहाँ तो रैपिडली नीचे जा रहे हैं या ऊपर आ रहे हैं, उनके अंदर डिकम्प्रेशन सिकनेस होती है। वैन डीप सी डाइवर या स्कूबा डाइवर जो हैं वो या टनल डिगर, वो हमारे पास जिनके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व गैसेस होती हैं, हाई प्रेशर के ऊपर उनके ब्लड के अंदर डिजॉल्व होती हैं। जब वो एसेंडली क्विकली सरफेस की तरफ आते हैं तो प्रेशर जो है वो हाई थे पहले एटमॉस्फेरिक, वो लो की तरफ आया, डिजॉल्व ब्लड गैसेस जो है वो अनडिजॉल्व हो गई और बबल्स बना देती हैं वो सर्कुलेशन में। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और रीडिजॉल्व, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो रीडिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो लेस सॉल्युबल होती है तो वो परसिस्ट करती है बबल्स की फॉर्म में, तो माइक्रो सर्कुलेशन चली जाती है तो गैस एम्बुलस बन जाता है, ब्लड फ्लो ब्लॉक होगा, हाइपोक्सिक इंजरी हो जाएगी सेल को। नेक्स्ट है, a case of acute abdomen was brought to emergency department and was diagnosed as a case of perforated intestine. Partial resection की ileostomy की was carried out and following that the patient developed peritonitis, high grade fever and went into shock. तो ये कैसे हुआ, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स की वजह से हमारे पास एंडोथेलियल की एक्टिवेशन हुई, कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन हुई, फैक्टर 12 की एक्टिवेशन हुई, इसके अलावा न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स, इन सब की वजह से हमारे पास इंटरल्यूकिन्स, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर्स और ये सारी चीज़ें रिलीज हुई, जिसकी वजह से हमारे पास मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ और पेशेंट शॉक में चला गया और सिस्टेमिक इफेक्ट्स की वजह से फीवर वगैरह हुआ उस पेशेंट को और इम्यूनोसप्रेशन हुई उस पेशेंट की। नेक्स्ट है 70 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट है, रेस्ड JBP है, डिस्निया है और एडिमा ऑफ लेग्स है, यानी कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का केस है। इसके अंदर हमारे पास एडिमा कैसे होगा, सेम वही क्वेश्चन, हार्ट फेलियर की वजह से कार्डिक आउटपुट कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो रेनिन रिलीज हुआ, एल्डोस्टेरोन उसने सोडियम की रिटेंशन की, सोडियम और वाटर इकट्ठे रिटेन हुए, प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ गया, ट्रांसड्यूडेट हुआ, एडिमा हो गया। दूसरा, सेंट्रल वेनस प्रेशर उन्होंने का बढ़ा हुआ है, यानी JBP बढ़ा हुआ है, वो कैपिलरी प्रेशर बढ़ाएगा, उससे भी ट्रांसड्यूडेट हुआ होगा। तीसरा, रीनल वेजोकंस्ट्रिक्शन से GFR कम हुआ, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गई, उससे भी रीनल रिटेंशन होगी सोडियम वगैरह की।
इसके अलावा हमारे पास एसाइटिक फ्लूइड या फिर माइल न्यूट्रिशन, हेपेटिक सिंड्रोम की वजह से प्रेशर, प्लाज्मा का ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, जिससे कार्डियक आउटपुट कम हुआ, तो उससे भी ये सारा कुछ हुआ। और एडीएच ज़्यादा होने की वजह से वाटर की रिटेंशन हुई, उससे भी हमारे पास प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ट्रांसलेटेड होगा और एडीमा होगा। नेक्स्ट है विद व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एडीमा इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन यूरिया होगा, प्रोटीन यूरिया या हाइपोएल्ब्यूमिनिया, इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास जो है ब्लड के अंदर वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी जो है वो कम हो गई। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स GFR डिक्रीज हुआ, फिल्टर्ड सोडियम कम हुआ, प्राइमरी सोडियम रिटेंशन कराई जाएगी थ्रू रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिससे ओवरलोड पड़ेगा तो हमारे पास एडिमा हो जाएगा। व्हाट इज़ पैथोफिजियोलॉजिकल चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्मोनरी एडिमा इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर पल्मोनरी एडिमा कैसे हो रहा है? मायोकार्डियल इंफाक्शन की वजह से हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन जो है वो सडनली डिक्रीज़ करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन डिक्रीज़ करेगा तो सडन इंक्रीज़ होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर में और डायस्टोलिक प्रेशर में, जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम की तरफ फ्लो जाएगा, वहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज़ की तरफ फ्लो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से वीनस प्रेशर जब बढ़ेगा तो हाइड्रोलिक प्रेशर जो है कैपिलरी का वो बढ़ जाएगा, ट्रांस कैपिलरी ग्रेडियंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो कैपिलरी से इंटरस्टिशियम में मूव कर जाएगा और पल्मोनरी एडिमा होगा। पैथोजेनेसिस ऑफ कार्डिक एडिमा, कार्डिक आउटपुट कम हुआ, एट्रियल वॉल्यूम कम हुआ, रेनिन एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ, रेनिन रिटेंशन हुई, सेंट्रल वेनस प्रेशर बढ़ा हुआ है, कैपिलरी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, रीनल वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से GFR कम हुआ, रीनल के अंदर सोडियम रिटेंशन हुई, एडीएच ज़्यादा हुआ, रीनल वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी, और माइल न्यूट्रिशन, हेपेटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम कम है, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। An 85-year-old male admitted in geriatrics ward, geriatric ward वो होता है जो बड़े लोगों का होता है, with paraplegia died suddenly on autopsy, cause of death was declared in as pulmonary embolism। उसको pulmonary artery के अंदर embolus था, source of embolus was deep venous thrombosis in leg। पैथोजेनेसिस क्या है थ्रोम्बस फॉर्मेशन की? विरकोस ट्रायड के अंदर क्या होता है? एंडोथेलियल इंजरी की वजह से वहाँ पे प्लेटलेट एक्सपोयर और एडहेयर करेंगे सब एंडोथेलियल कोलेजन को, इंट्रिंसिक पाथवे चलेगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे चलेगा, वहाँ पे प्रोस्टासाइक्लिन और प्लाज्मिनोजन वगैरह एक्टिवेटर आएंगे। इसके बाद स्टेसिस होगा या लेमिनार ब्लड फ्लो आएगा, ब्लड फ्लो लेमिनार से इंटरप्ट होगा और प्लेटलेट जो है वो मज़ीद इन कॉन्टैक्ट आएगा विद द एंडोथेलियम, क्लॉटिंग फैक्टर होंगे, फ्रेश फ्लोइंग ब्लड को क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो रिटार्ड करेंगे, थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाएगा और ब्लड की हाइपर कोएगुलेबिलिटी होगी। ये हमारे पास जो है क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर सीन होती है, कैन बी सीन विद क्लॉटिंग डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल फैक्टर 5 लेडन, डेफिशिएंसी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन, टिश्यू इंजरी, पोस्ट ऑफ ट्रॉमा, नियोप्लेजिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एडवांस एज, प्रेगनेंसी और ओरल कंट्रासेप्टिव्स का यूज़। डिस्क्राइब द फेट ऑफ थ्रोम्बस। एट द एंड थ्रोम्बस ने क्या करना है? पहले तो बनना है, प्रोपागेट करना है, ऑब्स्ट्रक्ट करना है किसी क्रिटिकल वेसल को, फिर उसके बाद एम्बोलाइज होना है, एम्बोलाइज होने के बाद पेशेंट जो थ्रोम्बस है वो उस साइड से डिसलॉज होकर दूसरी साइड पे जाएगा, फिर डिसोल्यूट होगा फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी की वजह से और फिर ऑर्गेनाइजेशन और रिकनलाइजेशन हो जाएगी उस जगह पे, दोबारा से वेस्कुलर वॉल के अंदर वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और वेसल इंटैक्ट हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। इनलिस्ट इन टैबुलेटेड फॉर्म पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एडिमा। इंक्रीज वेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वेसल के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से वेसल से पानी जो है वो बाहर आएगा। ये कैसे होता है? इम्पेयर्ड वेनस फ्लो, कोई एक्सटर्नल कंप्रेशन है ट्यूमर की वजह से या थ्रोम्बोसिस की वजह से और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में होता है। दूसरा रिड्यूस्ड प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या हाइपोएल्ब्यूमिनिया। ये हमारे पास कैसे होगा? एक्सेसिव लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन से, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है, यहाँ डिक्रीज सेंसिटिव ऑफ एल्ब्यूमिन से, एल्ब्यूमिन कम बन रही है, माइल न्यूट्रिशन है, सिरोसिस है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नियोप्लेजिया की वजह से हो सकती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकती है, फाइब्रोसिस ऑफ लिम्फ नोड की वजह से हो सकती है। सोडियम रिटेंशन विद ऑब्लिगेट वाटर रिटेंशन, सोडियम रिटेंशन एक्यूट रीनल फेलियर के केस में होगी, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के केस में होगी और इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, इन्फ्लेमेटरी केमिकल मीडिएटर्स, एलर्जिक इम्यून रिस्पॉन्स, ट्रॉमा बर्न्स के केस में होगा। अ पेशेंट विद लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर है,
dies due to respiratory distress. The lung on autopsy 3 times larger than normal weight. Histologically alveoli show proteinaceous granular precipitate, यानी कि इसको हुआ है वही पल्मोनरी एडिमा टाइप. एक्यूट पल्मोनरी कंजेशन हुई है. एक्यूट पल्मोनरी कंजेशन के अंदर हमारे पास हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस होते हैं, जिसको हम हार्ट फेलियर सेल्स कहते हैं. हार्ट फेलियर सेल जो है वो सिड्रोफेजेस हैं, हीमोसिड्रिन लेडन, यानी कि आयरन के पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं. ये हमारे पास हार्ट फेलियर या क्लॉनिक पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट्स के अंदर होते हैं. जब हमारे पास पल्मोनरी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो रेड सेल जो है वो पास कर जाते हैं थ्रू वेस्कुलर वॉल, और सिड्रोफेजेस जो है वो हार्ट फेलियर के लिए स्पेसिफिक नहीं, ये स्पेसिफिक है पल्मोनरी एडिमा के लिए. ये प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड सेल जब इनकाउंटर करेंगे मैक्रोफेजेस को. लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं करेगा. लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं करेगा तो उसके बैक प्रेशर की वजह से जो है एडिमा होगा, जैसे पीछे एक्सप्लेन हुआ. उसकी वजह से हमारे पास रेड ब्लड सेल लीक आउट करेंगे, एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस को इंजेस्ट करेंगे, ब्राउनिश हेमोसिड्रिन बनाएंगे. क्रॉनिक पल्मोनरी एडिमा के अंदर एल्व्यूलर सेप्टा जो है वो थिक फिब्रस हो जाएंगे और रिजल्ट करें लीक कैसे होगा, रिजल्टिंग इन लीकेज ऑफ रेड ब्लड सेल and phagocytosed by the alveolar macrophages. Next डिफरेंस बिटवीन हाइपरीमिया और कंजेशन. हाइपरीमिया जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, कंजेशन पैसिव प्रोसेस है. हाइपरीमिया के अंदर वेजोडाइलेशन होती है, कंजेशन के अंदर डिक्रीज्ड वीनस आउटफ्लो होता है. यहाँ पे वेजो एक्टिव मीडिएटर हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं. यहाँ पे एग्जांपल के अंदर आएगा इन्फ्लेमेशन, एक्सरसाइज के अंदर हो सकता है ब्लशिंग. हाइपरीमिया के अंदर कंजेशन के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस और बर्ड क्यारी सिंड्रोम. नेक्स्ट है 70-year-old लेडी है, स्वेलिंग है राइट लेग पे. कलर डॉपलर से पता चला कि उनको थ्रोम्बोसिस डीवीटी हुई है. ट्रीटिंग फिजिशियन नाउ वांट्स नो आउट पॉसिबल आउटकम्स ऑफ थ्रोम्बोसिस. थ्रोम्बोसिस जो है वो हमारे पास प्रोपागेट कर सकता है या ऑर्गेनाइज या रिकनालाइज कर सकता है उसी जगह पे. तीसरा वो हमारे पास कम्प्लीटली डिजॉल्व हो सकता है या डिसलॉज करके एम्बुलेंस बन सकता है, किसी और जगह पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा. फिर वो इनिशियल थ्रोम्बस वेन पॉकेट के अंदर बना, प्रोपगेशन ऑफ थ्रोम्बस होती रही और एट द एंड क्लॉटेड स्टैग्नेंट ब्लड जो है होगा ड्यू टू यहाँ पे ये थ्रोम्बस बनने की वजह से. नेक्स्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंडोटॉक्सिक शॉक. एंडोटॉक्सिक शॉक हमारे पास माइक्रोबियल प्रोडक्ट की वजह से होगा. कंप्लीमेंट एक्टिवेशन, फैक्टर 12 एंडोथेलियल एक्टिवेशन होगी और न्यूट्रोफिल की एक्टिवेशन होगी. इन सबसे टिश्यू नेक्रोसिस, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1-6 इंटरल्यूकिन्स डिफरेंट तरह के रिलीज होंगे और प्रो कोएगुलेंट्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से डिसैमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोएगुलेशन होगी, वेजोडाइलेशन होगी और सिस्टेमिक इफेक्ट्स आएंगे, फीवर, डिमिनिश्ड मायोकंट्रैक्टिलिटी और इम्यून सप्रेशन आएगी. इन सबसे मल्टी ऑर्गन फेलियर, एड्रीनल इनसफिशिएंसी होगी और सेप्टिक शॉक में चला जाएगा पेशेंट. 65-year-old लॉन्ग स्टैंडिंग कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर डाइज विद मल्टी ऑर्गन फेलियर. टॉप्सी टेबल पे लीवर को देखा गया तो लीवर जो है वो रेड ब्राउन था. लीवर के अंदर जो है वो सराउंडिंग जोन के अंदर टैन लीवर, ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है ये नटमक लीवर की है. नटमक लीवर जो है वो हमारे पास क्रॉनिक लीवर की कंजेशन हुई होती है, जैसे क्रॉनिक पल्मोनरी कंजेशन की वजह से हार्ट फेलियर सेल बनते हैं, यहाँ पे नटमक लीवर बनता है. हाइपरीमिया और कंजेशन के दरमियान में डिफरेंस. हाइपरीमिया एक्टिव प्रोसेस है, आर्टरीज का होता है, वेजोडाइलेशन से वेजो एक्टिव मीडिएटर वगैरह रिलीज होते हैं. कंजेशन पैसिव प्रोसेस है, वेनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, बर्ड क्यारी सिंड्रोम की वजह से. डिफाइन इन्फाक्शन. व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फार्क्ट्स. इन्फाक्शन coronary artery give the most common cause of infarction. coronary artery और इसकी branches का thrombosis. classify infarct on the basis of color. infarction जो है क्या है, it is an area of ischemic necrosis caused by occlusion of arterial supply और venous drainage. किसी भी एरिया की तरफ या तो आर्टीरियल सप्लाई खराब हुई है या वीनस सप्लाई, तो हमारे पास होगी इन्फाक्शन. इन्फाक्शन वाइट हो सकती है, रेड हो सकती है. वाइट इन्फाक्ट वो जो कि अक्कर होता है स्प्लीन, किडनी, हार्ट में आर्टीरियल इनसफिशिएंसी की वजह से, और रेड इन्फैक्ट वो जो कि लिवर, ब्रेन और इंटेस्टाइन, टेस्टिस के अंदर वीनस इनसफिशिएंसी की वजह से होगा. वाइट इन्फैक्ट नॉट परफ्यूज्ड और रेड इन्फैक्ट रीपरफ्यूज हो सकता है. वाइट इन्फैक्ट जो है उसकी ब्लड सप्लाई जो है वो सिंगल होती है, जबकि रेड इन्फैक्ट की ड्यूल ब्लड सप्लाई होती है. मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मोस्टली इन्फैक्शन जो है वो वेड शेप होते हैं, जिसमें ऑक्लूडेड वेसल जो है वो एपेक्स पे होती है और पेरिफेरी ऑफ ऑर्गन जो है वो बेस और लेटरल मार्जिन में आती है.
माइक्रोस्कोपिकली जब हम इसको एग्जामिन करते हैं तो यहाँ पे कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज बिगिन हो चुके होते हैं। विद इन 1 to 2 days इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जो हैं वो रेपरेटिव रिस्पॉन्सेज के अंदर हो जाते हैं और वो जो है वो मार्जिन प्रिजर्व रहते हैं। नेक्स्ट फेट ऑफ एम आई क्या है, हीलिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल इनफैक्ट फाइब्रोसिस हो जाएगी, लार्ज इनफैक्ट के ऊपर फाइब्रस कैप्सूल सराउंड कर लेगा। इसके अलावा हाईलाइट डिजेनरेशन, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो सकती है हार्ट टिश्यू के अंदर, सेकेंडरी इन्फेक्शन या एब्सेस हो सकती है, प्यूट्रीफैक्शन हो सकती है, और ब्रेन के अंदर लिपिड कॉन्टेक्ट ज़्यादा होने की वजह से सिस्ट जो है वो ऐसी रहेगी बाय सराउंडेड बाय ग्लाइल टिश्यूज। 55-year-old suffered from an attack of MI due to thrombotic occlusion of coronary artery. What is the mechanism of injury of myocardial fiber in this patient? नंबर 1, ब्लॉक ऑफ एक्शन ऑफ मोस एंजाइम जो कि डीनेचरेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन इरिटेंट की वजह से डीनेचर हो जाएंगे। दूसरा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्फार्क्टेड एरिया। इन्फार्क्टेड एरिया जो है वो हमारे पास वेज शेप होता है, पेरिफेरी एपेक्स पे ऑक्लूडेड वेसल होती है, पेरिफेरी पे ऑर्गन जो है वो बेस बनाता है। माइक्रोस्कोपिकली जब देखते हैं तो वहाँ पे कोआगुलेटिव इस्कीमिक कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बिगिन हो चुका होता है और विद इन 1 to 2 days जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स से फॉलोड हो जाता है रिपरेटिव रिस्पॉन्स से। मोस्टली इन्फार्क्ट जो है वो रिप्लेस हो जाता है स्कार टिश्यू से। राइट अ नोट ऑन क्रॉनिक पैसिव कंजेशन ऑफ लिवर, सपोर्ट योर आंसर। ग्रॉस के अंदर जो है वो सेंट्रल रीजन ऑफ हिपैटिक लोब्यूल जो है वो ग्रॉसली रेड ब्राउन नजर आएगा और डिप्रेस्ड और एक्सेंचुएटेड अगेंस्ट सराउंडिंग जोन ऑफ अनकंजेस्टेड टैन लिवर, जिसको हम नटमग लिवर कहेंगे। माइक्रोस्कोपिक के अंदर सेंट्री लोबुलर नेक्रोसिस होगी, मतलब सेंट्रल वेन जहाँ पे होती है वहाँ पे नेक्रोसिस होगी। लॉस ऑफ हेपेटोसाइट होगा, हेमरेज होगी और हिमोसिड्रिन मैक्रोफेजेस होंगे। वेयर जब स्वेयर और लॉन्ग स्टैंडिंग हेपेटिक कंजेशन होगी तो वहाँ पे फाइब्रोसिस होगी और ये कंजेशन अगर राइट हार्ट की वजह से हो रही है तो कार्डियक सिरोसिस कहेंगे इसको। ये नटमग अपेयरेंस है। इनमरेट प्रो थ्रोम्बोटिक और एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंडोथेलियम। एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज एंडोथेलियम की क्या है? एंटी प्लेटलेट। इंटैक्ट एंडोथेलियम जो है वो हमारे पास इंसुलेट करती है ब्लड प्लेटलेट्स और कोएगुलेशन फैक्टर को, थ्रोम्बोजेनिक को। एंडोथेलियम जो है वो सेंसाइज करती है प्रोस्टासाइक्लिन नाइट्रिक ऑक्साइड इन रिस्पॉन्स टू एडीपी और थ्रोम्बिन और प्रिवेंट कराती है प्लेटलेट एग्रीगेशन और वेजोडाइलेशन कॉज कराती है। ऑल्सो प्रिवेंट एडहेजन ऑफ प्लेटलेट जो कि एक्टिवेट कैसे होते हैं? बाय इंजर्ड एपिथेलियम टू द सराउंडिंग अनइंजर्ड एपिथेलियम। एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी क्या है? एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास हेपरिन लाइक मॉलिक्यूल्स, एंटीथ्रोम्बिन 3 जो कि इनएक्टिवेट विच इनएक्टिवेट थ्रोम्बिन फैक्टर 10 और फैक्टर 9 है और इनहिबिट करता है कोएगुलेशन को। थ्रोम्बोमॉड्यूलिन बाइंड करती है थ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन बाउंड करती है मतलब थ्रोम्बोमॉड्यूलिन से बाइंड करके एक्टिवेट कराती है प्रोटीन सी जो है वो प्रोटियोलिसिस करा देती है फैक्टर 5 और 7 की, इनहिबिट कराती है कोएगुलेशन को। फिब्रिनोलिटिक प्रॉपर्टी, फिब्रिनोलिटिक जो फिब्रिन जो बन गया क्लॉट उसको लिटिक करने की प्रॉपर्टी क्या है? एंडोथेलियल सेल से प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बनते हैं, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेंगे, प्लाज्मिन जो है वो लिसिस ऑफ ब्लड क्लॉट के अंदर इन्वॉल्व होगी। इसके अलावा प्रोकोएगुलेंट एक्टिविटी क्या होती है कि एंडोथेलियल अगर इंजर हो जाए या एक्सपोजर हो जाए सब एंडोथेलियल कोलेजन से। इसके अलावा एंडोथेलियल सेल जो है वो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर बनाते हैं, ये वो फैक्टर हैं जो क्लॉटिंग कराएंगे। पीछे वाले वो वाले सारे फैक्टर हैं जो क्लॉट ख़त्म कराएंगे या नहीं बनवाएंगे। टिश्यू फैक्टर, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 3 फैक्टर 2 ये हमारे पास इनसे एक्सपोजर की वजह से एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेट होगा। एंडोथेलियल सेल जो है वो बाइंडिंग साइट देते हैं फैक्टर 9, 10 को। एंडोथेलियम बाउंड फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं। एंडोथेलियल सेल जो हैं वो इनहिबिटर हैं प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के, डिप्रेस कराते हैं फिब्रिनोलिसिस ऑफ क्लॉट। An autopsy was carried in 70-year-old male after attack of MI. Describe the changes of infarcted area. 0 से 0.5 आवर यानी आधे घंटे के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ना ग्रॉसली ना हिस्टोपैथोलॉजिकली। 4 घंटों बाद ग्रॉसली कोई चेंज नहीं आएगा, हिस्टोपैथोलॉजिकली ग्लाइकोजन डिप्लीशन होगी और वेवीनेस हो जाएगी फाइबर्स की एट द बॉर्डर। 4 से 12 आवर के अंदर डार्क मॉटलिंग हो सकती है और इसमें हमारे पास इनिशिएशन होगी कोएगुलेशन नेक्रोसिस एडिमा हेमरेज की। 12 से 24 घंटे के अंदर डार्क मॉटलिंग होगी और कोएगुलेशन प्रोसेस चलेगा। कैरियो
काइनोसिस और हाइपर इओसिनोफिलिया वगैरह होगा, कंट्रैक्शन बैंड्स बनेंगे। 1 से 3 दिन के बाद इन्फार्क्ट जो है वो सेंटर में होगा और साइडों पे जो है वो कोएगुलेशन चलती रहेगी। 3 से 7 दिन के बाद जो है हाइपरीमिया बॉर्डर पे होगा, सॉफ्ट येलो टैन सेंटर होगा। इसके अंदर हमारे पास डेड मसल फाइबर्स जो हैं वो बिगिन डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, नेक्रोसिस होगी न्यूट्रोफिल की और मैक्रोफेजिस का रिमूवल स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। 7 से 10 दिन के अंदर मैक्सिमली सॉफ्ट येलो टैन, रेड टैन मार्जिन होंगे और दरमियान वाला हिस्सा येलो टैन होगा। फेगोसाइटोसिस इंक्रीज हो जाएगी बॉर्डर्स पे और बिगिनिंग हो जाएगी ग्रैनुलेशन की एट द मार्जिन। 10 से 34 दिन के बाद रेड ग्रे हो जाएगा डिप्रेस बॉर्डर, मेच्योर ग्रैनुलेशन टिश्यू हो जाएगा। 2 से 8 हफ्ते के अंदर ग्रे वाइट टिश्यू ग्रैनुलेशन बन जाएगा और 2 महीने के बाद कंप्लीट स्कारिंग हो जाएगी। What is an ambulance? Enumerate 3 primary abnormalities that can lead to thrombus formation या varicose triad. Varicose triad के अंदर endothelial injury, stasis और turbulence with pocket of stasis और hypercoagulability. A patient survive with immediate effects of thrombolytic vascular effects. Propagation होती है, embolization होती है, फिर क्लॉट जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा और या फिर ऑर्गेनाइजेशन और रिकनालाइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है डिस्क्राइब, ब्रीफली डिस्क्राइब द पैथोजेनेसिस ऑफ होल प्रोसेस। होल प्रोसेस की पैथोजेनेसिस, ये डायग्राम बहुत ब्लर है लेकिन इसमें हुआ ये है कि इंट्रावेस्कुलर जो है वॉल्यूम वो डिक्रीज हुआ है जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा तो फिर अब क्या होगा कि शिफ्ट होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एडीएच एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा और स्प्लीनिक डिस्चार्ज होगा, इन सब से इंक्रीज होगा वॉल्यूम। इसके अलावा हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कंट्रैक्टिलिटी, कैटेकोलामीन्स रिलीज होंगे, हार्ट रेट, कंट्रैक्टिलिटी, इंक्रीज वॉल्यूम और इंक्रीज एसवीआर यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम, पता नहीं शायद। इससे कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा, मोर वॉल्यूम लॉस होगा जिससे मजीद कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, टिश्यू परफ्यूजन मजीद डिक्रीज होगी और सेलुलर मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड होगा। नेक्स्ट है 32-year-old मेल मेट रोड साइड एक्सीडेंट और ओपन फ्रैक्चर, शॉक में चला गया, हिज ब्लड प्रेशर ड्रॉप आफ्टर 2 days। व्हाट टाइप ऑफ शॉक? सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक की डायग्राम पहले ही पता है कि कैसे हो रहा है। नेक्स्ट है 65-year-old वुमेन, फीवर है, फेल्ट फेंट फॉर हर पास्ट 2 days। इज ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन टेम्परेचर 38 है, रेस्पिरेशन 17 है, बीपी ड्रॉप हुआ है, सीरम लैक्टिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, इसमें भी सेप्टिक शॉक है। विच लैब टेस्ट वुड यू कंसीडर मोस्ट लाइकली? यहाँ ब्रीफली डिस्क्राइब द कंडीशन। ब्लड सीरोलोप्लाज्मिन, ल्यूकोसाइटोसिस, प्लेटलेट काउंट वगैरह लो होंगे, ब्लड कल्चर कराएंगे, रेडियोलॉजी कराएंगे, LFTs, RFTs और उसके अलावा यूरिन और स्पुटम कल्चर और कोएगुलेशन प्रोफाइल और आर्टीरियल ब्लड केसेस। पैथोजेनेसिस सेम वही है। इसके बाद ये प्रोटीन यूरिया वाला है, प्रोटीन यूरिया की वजह से कैसे हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास है रेड और वाइट डिफरेंस बिटवीन वेनस थ्रोम्बस और पोस्टमार्टम क्लॉट। पोस्टमार्टम क्लॉट जो है वो जेलेटिनस रेड कलर का होता है, ग्रेविटी की वजह से सेल जो है वो सेटल हो जाते हैं। रेड थ्रोम्बस जो है उनमें इनमैच्ड एरिथ्रोसाइट्स होते हैं जो कि वेग पेल ग्रीन फिब्रिन होगा। क्लॉट्स अटैच नहीं होंगे वॉल के साथ, थ्रोम्बस अटैच होंगे वॉल के साथ। 20-year-old हॉकी प्लेयर है, फ्रैक्चर हो गया उसको और उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ है उसको। ऑन ऑटोप्सी ऑयल रेड ओ पॉजिटिव मटेरियल इन स्मॉल ब्लड वेसल। ऑयल रेड ओ पॉजिटिव रेडो सुडान टेस्ट जो है वो फैट एम्बोलिज्म में करेंगे। इसके अंदर यह है कि हमारे पास एम्बुलस इंट्रावेस्कुलर मैस से डिटैच करेगा। मोस्ट एम्बुलस जो है वो ओरिजिन कराते हैं फ्रॉम द थ्रोम्बाई लेकिन ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम अदर मटेरियल अदर देन थ्रोम्बाई लाइक फैट एम्बुलाई। फैट एम्बुलाइज एयर एम्बुलस हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड का एम्बुलस हो सकता है। दे कैन बी फैटल और दे कैन डैमेज एंडोथेलियल सेल। न्यूमरेट 3 प्राइमरी इन्फ्लुएंस वेरिकोस ट्रायड के एंडोथेलियल इंजरी, स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो और हाइपरकोएगुलेबिलिटी। मिडिल एजड मैन है, हाइपोटेंशन है, रैपिड पल्स है, टैकिपनिया है, कूल काम साइनोटिक स्किन है, एक्सेसिव वॉमिटिंग डायरिया फॉर पास्ट 2 days। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज योर डायग्नोसिस? हाइपोवोलेमिक शॉक। क्लासिफाई शॉक और एग्जाम्पल। कार्डियोजेनिक शॉक होता है, मायोकार्डियल पंप का फेलियर है। हाइपोवोलेमिक शॉक लॉस ऑफ ब्लड और प्लाज्मा वॉल्यूम की वजह से हो सकता है। सेप्टिक शॉक एंडोटॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है और
न्यूरोजेनिक शॉक स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से हो सकता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक जो कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के केस में आईजी मीडिएटेड होता है। इन्यूमरेट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ शॉक, नॉन प्रोग्रेसिव, कंपनसेटेड, प्रोग्रेसिव, वाइड स्प्रेड और इरिवर्सिबल। नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, इरिवर्सिबल। ब्रेन जो है उसके अंदर इस्कीमिक एनकेफेलोपैथी होगी, हार्ट के अंदर कंट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस होगी, किडनी के अंदर एटीएन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगी, लंग्स के अंदर डैड ये पता नहीं क्या है अब, एड्रीनल के अंदर कॉर्टिकल सेल लिपिड डिप्लीशन होगी, जीआईडी ट्रैक के अंदर पेटिकियल म्यूकोजल हेमरेजेस होंगे, लिवर के अंदर फैटी चेंजेस आएंगे, सेंट्री लोबार नेक्रोसिस होगी। व्हाट इज विरकोस्ट्राइड इन थ्रोम्बोसिस? विरकोस्ट्राइड जो है उसके अंदर एंडोथेलियल डैमेज होगा, हाइपरकोएगुलेबिलिटी होगी और स्टेसिस होगी। स्टेसिस के अंदर हमारे पास क्या है? स्टेसिस के अंदर हमारे पास इमोबिलिटी, पॉलीसाइथीमिया है जिसकी वजह से एंडोथेलियल इंजरी होगी। हाइपरकोएगुलेबिलिटी हेरिडिटरी है, एक्वायर्ड के अंदर कैंसर, कीमोथेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी और हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हेरिडिटरी के अंदर फैक्टर 5 लेडन, प्रोथ्रोम्बिन वाला आ सकता है, प्रोटीन सी और एस की डिफिशिएंसी। एंडोथेलियल इंजरी के अंदर डिस्फंक्शन के अंदर स्मोकिंग, हाइपरटेंशन है। डैमेज के अंदर सर्जरी, कैथेटर और पीआईसी लाइंस और ट्रॉमा ये आ सकती है। हाउ आर वीनस थ्रोम्बाई डिफरेंट फ्रॉम आर्टीरियल थ्रोम्बस? वीनस थ्रोम्बस और आर्टीरियल थ्रोम्बस, नंबर एक तो आर्टीरियल थ्रोम्बस जो है वो एंडोथेलियल इंजरी वाली साइड पे बनेगा और वीनस थ्रोम्बस स्टेसिस वाली साइड पे बनेगा। आर्टीरियल थ्रोम्बस रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में होगा और वीनस थ्रोम्बस इन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन में होगा। नेचर ऑक्लूसिव होती है आर्टीरियल की, यूजुअली ऑक्लूसिव होती है और वीनस जो है वो ऑक्लूड ही करेगा। कलर ग्रे वाइट होगा आर्टीरियल का और दूसरे वाले का रेड कलर का होगा थ्रोम्बस। फेट क्या होगा? आर्टीरियल थ्रोम्बस प्रोपागेट करेगा और एट द एंड डिसॉल्व हो जाएगा और वीनस थ्रोम्बस जो है वो फैटल होता है, एम्बुलाए करके पल्मोनरी सर्कुलेशन चला जाएगा। 65 ईयर ओल्ड लेडी बेड रिडन है, कार्डिक प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है राइट लेग में, क्लिनिशियन इंस्पेक्ट किया, डीवीटी। थ्रोम्बोसिस क्या है? A pathological process in which clotted mass of blood form with non-interrupted vascular system. Enumerate 3 sites for where venous thrombus can form. नंबर 1 लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में 90%, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में, पेरीप्रोस्टेटिक प्लेक्सिस में, ओवेरियन और प्री यूटेराइन वेन्स के अलोंग, और उसके अलावा थर्ड है अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये ड्यूरल साइनसिस पोर्टल वेन के अंदर भी बन सकते हैं। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन कैन डेवलप विद एन आर्टीरियल थ्रोम्बस? प्रोपगेशन हो सकती है, एम्बोलाइजेशन हो सकती है, डिसोल्यूशन हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन रिकनालाइजेशन हो सकती है। एग्जाम्पल एथ्रोस्क्लेरोसिस मेजर कॉज है आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस का। एमआई जो है प्रीडिस्पोज कर सकता है कार्डिक म्यूरल थ्रोम्बाई बाय कॉजिंग डिस्काइनेटिक मायोकार्डियल कंट्रैक्शन एज वेल एज डैमेज टू एडजेसेंट मायोकार्डियम। रिमेटिक हार्ट डिजीज आर्टीरियल म्यूरल थ्रोम्बाई को इंजेंडर कर सकती है। इसके अलावा लोकल ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज कार्डिक और एओर्टिक म्यूरल थ्रोम्बाई कैन ऑल्सो एम्बोलाइज पेरिफेरली, ब्रेन, किडनी, स्प्लीन की तरफ कहीं भी जा सकते हैं जहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई हो। विरकोस्ट्राइड के अंदर एंडोथेलियल इंजरी, स्टेसिस और हाइपरकोएगुलेबिलिटी। हाइपरकोएगुलेबल स्टेट कौन से हैं? फैक्टर 5 लेडन, प्रोटीन सी और एस की डेफिशिएंसी, होमोसिस्टीन, प्रोथ्रोम्बिन की म्यूटेशन। हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट प्रेगनेंसी, ओसीपी के अंदर हमारे पास स्टेसिस होगी ब्लड की। डिसेमिनेटेड कैंसर, प्रोकोएगुलेंट ट्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं। एज, प्लेटलेट एग्रीगेशन और PGI2 प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह जो है उनकी कमी हो जाती है। व्हाट इज़ रिकनलाइजेशन ऑफ थ्रोम्बस? ओल्ड जो थ्रोम्बस होते हैं वो हमारे पास एंडोथेलियल सेल के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, स्मूथ मसल सेल के अंदर, फाइब्रोब्लास्ट के अंदर। कैपिलरी चैनल जो है वो इवेंचुअली रीएस्टैब्लिश हो जाता है और ओरिजिनल ल्यूमिन से उसकी डिग्री वेरी कर सकती है। अ 48 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट्स इन इमरजेंसी विद द हिस्ट्री ऑफ इंक्रीजिंग डिस्निया पास्ट फ्यू डेज से। डायग्नोसिस एमआई है। शी डाइज ऑफ कार्डिक अरेस्ट आफ्टर अ फ्यू आवर। ऑन द बेसिस ऑफ कलर विच टाइप ऑफ इन्फाक्ट? वाइट इन्फाक्ट बनेगा क्योंकि आर्टीरियल की वजह से ऑक्लूजन हुई है। और पेशेंट को आगे गिव द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फाक्ट। आर्टीरियल इंसफिशेंसी हुई है, ऑर्गन की ब्लड सप्लाई जो है वो बंद हो गया है। हार्ट, ब्रेन, किडनी, स्प्लीन के अंदर सिंगल ब्लड सप्लाई होती है तो परफ्यूजन नहीं हो सकती और कहीं और से। 3 एबनॉर्मेलिटीज़ थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन के, वही विरकोस्ट्राइड, एंडोथेलियल इंजरी, स्टेसिस, हाइपरकोएगुलेबिलिटी। व्हाट आर फेट्स ऑफ थ्रोम्बस?
propagation, embolization, dissolution by fibrinolytic activity or organization or recanalization of 43-year-old man hospitalized due multiple fracture हुए लॉन्ग बोन के, डिस्निक अटैक, किपनिक अटैक कार्डिया है। जब बोन का फ्रैक्चर आएगा ना तो फैट एम्बोलिज्म होगा मोस्टली डायग्नोसिस। पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस के अंदर हमारे पास हाइपोक्सिया व रेड सेल सिकलिंग हो गई है। दूसरा बोन मैरो वेजोएक्लुजन नेक्रोसिस हुई है। रिलीज ऑफ फैट ग्लोब्यूल, नेक्रोटिक एलिमेंट से पल्मोनरी एम्बोलाइजेशन हुई, लंग की इन्फ्लेमेशन हुई और फ्री फैटी एसिड्स, टॉक्सिक फ्री फैटी एसिड्स रिलीज हुए। और क्या हुआ जी? और हुआ है कैपिलरी डैमेज और हाइपोक्सिया। और लास्ट स्टेज के ऊपर हमारे पास पैसेज ऑफ स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड ऑर्गन फेलियर होगा। और ये हमारे पास फैट उसकी है पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट है कंजेशन और हाइपरीमिया में डिफरेंस। कंजेशन आर्टरीज की होती है, एक्टिव प्रोसेस है, आर्टीरियल डायलेशन से होगी। ऑर्गन पिंक रेड नजर आएगा, स्केलेटल मसल एक्सरसाइज के दौरान नजर आते हैं यहाँ ब्लशिंग वगैरह। और पैथोलॉजिकल प्रोसेस इन्फ्लेमेशन। कंजेशन जो है वो वीनस होती है, पैसिव प्रोसेस है, इम्पेयर्ड फ्लो की वजह से होगी, अफेक्टेड ऑर्गन ब्लूइश नजर आएगा और लिम्फ वगैरह की कार्डिक फेलियर के अंदर हो सकता है। डिफाइन एम्बोलिज्म की पैथोजेनेसिस ऑफ फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। एम्बुलस डिटैच इंट्रावेस्कुलर सॉलिड लिक्विड गैशियस सब्सटेंस दैट इज कैरिड फ्रॉम ब्लड, ओरिजिन से डिस्टेंट साइड पे आ जाएगा, इसको हम कहते हैं एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म के अंदर फैट एम्बोलिज्म का क्या सीन है कि बोन मैरो वेजोक्लूजन हुई, वहाँ पे नेक्रोसिस हुई, वहाँ से फैट ग्लोब्यूल रिलीज हुए, फैट ग्लोब्यूल्स पल्मोनरी की तरफ एम्बोलाइज करके वहाँ पे लंग इन्फ्लेमेशन हुई, टॉक्सिक फ्री फैटी एसिड्स बने, कैपिलरी डैमेज हुआ, फिर एट द एंड हमारे पास क्या हुआ? फैट ड्रॉपलेट्स जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, एंड ऑर्गन डैमेज हुआ, हाइपोक्सिया और रेड सेल सिकलिंग हो गई। नेक्स्ट है हाउ डू रेड एंड वाइट इन्फार्क्ट। वाइट इन्फार्क्ट आर्टरी की वजह से होते हैं, रेड इन्फार्क्ट वेन की वजह से होते हैं। ये स्प्लीन, किडनी, हार्ट और ब्रेन में होते हैं। ये लिवर, लंग, किडनी, ब्रेन, इंटेस्टाइन, टेस्टिस के अंदर होंगे। ये परफ्यूज नहीं होंगे, सिंगल सप्लाई होगी और रिपरफ्यूज हो सकते हैं, ड्यूअल सप्लाई होती है रेड इन्फार्क्ट की। 3 month ओल्ड गर्ल एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है और हार्ट रेस्पिरेटरी रेट 50 टेकिपनिया है उसको, और हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हुआ है। एक्सट्रीमिटीज कोल्ड है। डिफाइंड शॉक, व्हाट आर टाइप्स ऑफ शॉक। शॉक हमारे पास है स्टेट इन विच डिमिनिश कार्डिक आउटपुट, रिड्यूस इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम, इम्पेयर द टिश्यू परफ्यूजन और सेलुलर हाइपोक्सिया होगा। इसके अंदर टाइप्स क्या हैं? कार्डियोजेनिक, हाइपोवोलेमिक, सेप्टिक। कार्डियोजेनिक एग्जांपल एमआई, वेंट्रिकुलर रप्चर, एरिथमिया, कार्डिक टेम्पनेट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हाइपोवोलेमिया में हेमरेज, फ्लूइड लॉस, बर्न, डायरिया, वॉमिटिंग, ट्रॉमा के। सेप्टिक के अंदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ग्राम नेगेटिव सेप्सिस, ग्राम पॉजिटिव सेप्सिस, फंगल सेप्सिस, सुपर एंटीजन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और प्रिंसिपल पैथोजेनिक मैकेनिज्म क्या होगा कि हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल पंप बंद हो गया है, मायोकार्डियल डैमेज होगा, एक्सटर्नल प्रेशर और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो होगा। ये दूसरे वाला कौन था? हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर इनएडुकेट ब्लड फ्लो और प्लाज्मा वॉल्यूम, और सेप्टिक शॉक के अंदर हमारे पास पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होगी, पूलिंग ऑफ ब्लड होगी, एंडोथेलियल की इंजरी होगी, ल्यूकोसाइट इंड्यूस डैमेज होगा, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation होगी और साइटोकाइन कैस्केड चलेगा।